तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन। जिन क्वेश्चंस को मेमोरी बेस पर आप सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चंस हैं जहां आप टाइम बचाकर उन क्वेश्चंस में लगा सकते हैं जिनमें कैलकुलेशन ज़रूरी है। तो आमतौर पर हम लोगों को 50 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। इसका मतलब तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये ऑप्शन आपको सीधे मिल जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है। आपको याद रखना है पाथ विल ऑलवेज बी सर्कुलर। यहाँ पर हम ये पॉइंट नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में इसी जगह पर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू फील्ड चार्ज एंटर करे तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। In question number 3, there is a little change. Charge enters uniform magnetic field parallel to the field. और अगर कोई चार्ज फील्ड के पैरेलल एंटर करेगा तो फोर्स F which is Q V B sin theta will become 0. तो स्ट्रेट लाइन पर सीधा निकल जाएगा चार्ज। तो इस केस में पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। और थोड़ा से चेंज के साथ अगला सवाल बनता है कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इफ इट एंटर्स एट एन एंगल थीटा नाइदर 0 nor 90, then path of the charge will always be helical because then you will resolve the velocity v sin theta and v cos theta. One component will take the charge in forward direction and one component will be perpendicular to the field and will make the charge to move on a circular path. So it will be spring-like structure, helical path. In question number 5, charge is projected perpendicular to uniform magnetic field and there are 4 options. Either only speed remains constant or only velocity remains constant. Speed and kinetic energy both remain constant और velocity and momentum both remain constant. तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर लगता है तो वो केवल डायरेक्शन बदल सकता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता। इसलिए स्पीड तो नहीं बदलेगी, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है तो वेलोसिटी तो बदलेगी। तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट जहाँ भी है या जिस टर्म में वेलोसिटी आता है इन वेक्टर फॉर्म, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो दोनों ऑप्शंस पॉसिबल नहीं हैं। तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट ट्रू है, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। दोनों ही ऑप्शंस ट्रू हैं, तो फिर बेस्ट ऑप्शन, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर सी इंटरेस्टिंग सवाल है। 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q1 Q2 एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड एंड यू हैव टू फाइंड विच वन विल कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन फर्स्ट। तो जो टाइम पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला होता है T इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए उनकी वेलोसिटीज़ का और उसके एंगल का टाइम ऑफ रेवोल्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन है बोथ विल कंप्लीट देयर 1 रेवोल्यूशन इन सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन जब पैरेलल टू बी कोई चार्ज एंटर करे, सर्कुलर जब 90 डिग्री पर चार्ज बी में एंटर करे, हेलिकल जब 0 या 90 के अलावा किसी एंगल पर चार्ज एंटर करे फील्ड में, बी फील्ड में। पैराबोलिक पाथ चार्ज का तब होता है जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है। तो केवल ये केस ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल नहीं है। ये फिर से एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम होगा किसी चार्ज पर? तो जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 पर।
मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम कब होगा? तो मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स का मतलब है ज़ीरो होना। तो क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तब भी फोर्स ज़ीरो होगा, और साइन थीटा की वैल्यू जब 180 होगी तब भी फोर्स ज़ीरो होगा। तो 0 और 180 ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगर सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो फिर हम फर्स्ट ऑप्शन 0 सेलेक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन बोथ ए एंड सी दिया हुआ है तो हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल मूव ऑन अ लार्जेस्ट रेडियस सर्कल। ठीक, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल टू फील्ड एंटर करते हैं विथ सेम वेलोसिटी, और ऑप्शंस दिए हैं। तो पहले हम रेडियस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑन व्हेन इट इज़ मूविंग ऑन अ सर्कल इज mv/qb। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो फिर यहाँ थोड़ी एनालिसिस के लिए टाइम बचाना पड़ेगा हमको। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। निगेटिव चार्ज की वजह से केवल जो सर्कल का डायरेक्शन है वो चेंज होगा, लेकिन सर्कल की रेडियस इस बात से बिल्कुल नहीं बदलेगी। उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो सर्कल की रेडियस की वैल्यू है वो सेम रहेगी। 1.6 × 10⁻⁻19 फॉर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, फॉर प्रोटॉन ऑल्सो एंड फॉर हीलियम प्लस एटम। हीलियम प्लस का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो हीलियम एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया है। तो चार्ज तो हीलियम एटम का सेम है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन हीलियम एटम का मास प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो हीलियम का मास क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इस केस में चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों की सेम होगी। केवल मास वो क्वांटिटी है जो डिसाइड करेगी कि कौन सबसे बड़े रेडियस पे चलेगा। तो ऑब्वियसली हीलियम विल मूव ऑन द लार्जेस्ट रेडियस सर्कुलर पाथ। इसी तरह से अगर फॉर्मूला याद हो तो थोड़ी एनालिसिस की ज़रूरत इस क्वेश्चन में भी पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स इफ दे एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड बी विथ सेम वेलोसिटी v एंड परपेंडिकुलर टू फील्ड b। तो इन चारों में से फोर्स के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लें तो डिसाइड करें QVB sin 90, दैट मीन्स QVB। तो वेलोसिटी तीनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड तीनों के लिए सेम है, तो केवल चार्ज है जो डिसाइड करेगा कि किस पे फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि तीनों ही 90 डिग्री पर एंटर कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन दोनों का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और हीलियम प्लस का भी तो चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 होगा, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इसके ऊपर केवल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उतना चार्ज पॉजिटिव आया है। तो इस केस में तीनों ही सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि तीनों का चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में सर्कुलर कॉइल जो है वो XY प्लेन में है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमेशा सर्कुलर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। हम सबसे पहले टॉर्क का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो सर्कुलर कॉइल पे लगता है, NIAB साइन थीटा। अब इसमें जो NIA है याद करो, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की होती है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉइल में जो करंट कैरिंग कॉइल है और NIA है, तो एरिया वेक्टर का या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग करंट कैरिंग कॉइल में निकालते हैं कि अगर कोई कॉइल है और उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, तो हम लोग राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं और करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरीके से। तो जो थंब की डायरेक्शन है ऊपर की ओर, वो इसके एरिया वेक्टर की या मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की डायरेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर करंट कैरिंग कॉइल की एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगी। अब XY प्लेन का मतलब हो गया ये X, ये Y, तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर Z एक्सिस होगा, और वो भी
पॉजिटिव डायरेक्शन, तो प्लस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर k विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया A, नंबर ऑफ टर्न्स n, कैरिंग करंट I is placed in an external magnetic field B such that its plane is perpendicular to magnetic field B, then what will be the torque acting on the coil? तो सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था, इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट P, मैग्नेटिक फील्ड B साइन थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट का भी हम लोगों ने देखा कि जो कॉइल का एरिया है उसके परपेंडिकुलर हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर की ओर परपेंडिकुलर, और अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर। कॉइल इस तरह से रखी है कि उसका एरिया यानी प्लेन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कॉइल ये है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रही है और इस स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर या तो ऊपर आ रही है या नीचे जा रही है, कोई भी केस हो, या तो बी फील्ड लाइंस इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर आ रही हैं या फील्ड लाइंस इस प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रही हैं। हर हालत में ये जो प्लेन है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। इसको 3D में समझ लेते हैं अगर कंफ्यूजन हो। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो इस प्लेन ऑफ पेपर पे ऊपर की ओर आ रही है, ये रही तुम्हारी कॉइल। तो कॉइल का प्लेन जो कि इस पेपर के प्लेन के प्लेन में है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब मैग्नेटिक मोमेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप बनाओ तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से बनेगा। तो अगर कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। दोनों ही केसेस में चाहे थीटा 0 हो या थीटा 180 हो, टॉर्क 0 हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि कभी भी अगर कहेंगे कि कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और टॉर्क 0 है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया ये। चार्ज पार्टिकल एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू फील्ड विद वेलोसिटी v। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो वेलोसिटी पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी 0। तो ओनली डायरेक्शन ऑफ चार्ज विल चेंज? नो, फोर्स तो लग ही नहीं रहा। ओनली स्पीड ऑफ द चार्ज विल चेंज? नो, क्योंकि फोर्स 0 है तो ना तो डायरेक्शन बदलेगा ना स्पीड बदलेगा, और जब ये दोनों ही नहीं बदलेंगे तो ना तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी ना मोमेंटम बदलेगा। तो नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड नो चेंज इन स्पीड। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 लंबा सवाल है, पढ़ने में टाइम आपको लगाना पड़ेगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पर है और उसे आप या तो मैग्नेटिक फील्ड में रखें या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर क्या फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर क्या फोर्स लगेगा, इस पर ये ऑप्शंस हैं। और पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहला ऑप्शन मूविंग चार्ज के लिए ट्रू है क्योंकि चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जो चार्ज रेस्ट पर है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इट विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, सही है।
एंड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। बाकी दोनों ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि हमें बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है। चार्ज एट रेस्ट विल नाइदर एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड नॉर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सेकेंड पार्ट गलत हो जाता है क्योंकि रेस्ट पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और चार्ज विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड बट नो फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड बट इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट टू in the direction of field.